शरद पवार की करते हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को धमकी देने के मामले में अब ये बात की जानकारी निकलकर सामने आई है कि खुद, हालांकि सुप्रिया सुले ने इस बात को लेकर मीडिया से भी बात की और उन्होंने बताया कि शरद पवार को यह धमकी व्हाट्सएप पर दी गई है। इस मामले में सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है, शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर मिली धमकी में कहा गया कि शरद पवार, तुम्हारा दाभोलकर जैसा हाल होगा। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर मेरे पिता शरद पवार को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होगी। आदरणीय पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट से इस पे आई है। तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए पुलिस के यहाँ आई हूँ और मेरी विनती रहेगी होम मिनिस्टर से, महाराष्ट्र के भी और देश के भी होम मिनिस्टर से, कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहाँ भी रुकना चाहिए। और देखिए, संजीव जीवा मर्डर केस की लगातार जांच तेज हो रही है। लखनऊ कोर्ट में आपको याद होगा, जीवा की सरेराह हत्या कर दी गई थी शूट आउट में। अब जो कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसकी जांच शुरू हो गई है। महीने भर से लगातार खबर यह है कि रेकी कर रहा था आरोपी और गैंगस्टर वॉर में ये हत्या की गई। शूट आउट में संजीव जीवा की कोर्ट के अंदर, ना कोर्ट परिसर के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट रूम के अंदर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। और अब अपने दर्शकों को बता दें, जो कोर्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरे थे उनकी जांच शुरू कर दी गई है। तो लखनऊ कोर्ट में जीवा की जो हत्या हुई उस मामले में अब एक्शन भी हुआ है। 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। गैंगस्टर जीवा हत्याकांड में कार्रवाई हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि एसआईटी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है और अब ये पहला एक्शन पुलिस पर। 6 पुलिसकर्मी जो तैनात थे उस वक्त उन पर गाज गिरी है, जो कि सवाल यहाँ पर लगातार यूपी पुलिस पर उठ रहा था कि आखिरकार जब आरोपी आपके हिरासत में है, कोर्ट में उसकी पेशी हो रही है, वो कोर्ट परिसर जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद मानी जाती है, जहां पर पुलिस होती है, जहां पर अधिकारी होते हैं, उन सब के बीच में कैसे आखिरकार शूट आउट हो सकता है। कोर्ट में जज के सामने गैंगस्टर के मर्डर से मानो सवालों की छड़ी लग गई हो। सवाल कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर, पुलिस व्यवस्था को लेकर और बिना बुलेट प्रूफ जैकेट कोर्ट में पेश करने को लेकर। सवाल कई हैं, लेकिन जिम्मेदार के पास जवाब नहीं। अगर कुछ है तो चुप्पी। लेकिन सीएम योगी इस घटना के बाद एक्शन मोड में हैं और घटना के तुरंत बाद उन्होंने एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए। इधर सीएम का आदेश होता है, उधर 3 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित कर दी जाती है। और न केवल एसआईटी गठित होती है, बल्कि सीएम की सख्ती के बाद देर रात ही ये टीम काम में भी जुट जाती है। हर अपराधी पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। कोर्ट में गोली चली है, उस प्रकरण की जांच हो रही है। जो भी अपराधी होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, देखिए, पुलिस की सुरक्षा में इस प्रकार की हत्या की घटना निश्चित तौर से सरकार के लिए भी चिंताजनक है, पुलिस के लिए भी चिंताजनक है और इसको बहुत गंभीरता से लेकर के उसकी एसआईटी गठित हुई है, उसकी भी जाँच हो रही है। और यहाँ इलाहाबाद की, प्रयागराज की जो घटना है उस पर भी एसआईटी भी है, आयोग भी है, वह जाँच चल रही है। जांच का सच सामने आएगा। इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके, इसके लिए पूरी ताकत सरकार लगाएगी, पुलिस पूरी सतर्कता बरतेगी। कोर्ट के अंदर मर्डर ने सबको परेशान कर दिया। यहां तक मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम भी घटना से हैरान हो गए। और हैरानी इस बात से और बढ़ गई कि जिस वक्त जीवा पर गोलियां बरसाई जा रही थी, उसी दौरान एक बच्ची और सिपाही को भी गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और सीएम योगी खुद उनका हाल जानने मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर एसआईटी जांच में जुट गई है, तो दूसरी तरफ जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी,
गोलियां शरीर के आर पार हो गई। गोलियां उसकी पीठ की बाईं ओर लगी। जीवा के शरीर को भेदते हुए सिपाही को लगी। शरीर को भेदते हुए बच्ची को भी गोली लगी। लखनऊ कोर्ट में जीवा को गोली मारने वाले शख्स विजय ने बिल्कुल शार्प शूटर की तरह हमला किया। उसका निशाना इतना सटीक था कि उसके रिवॉल्वर से चली सभी 6 गोलियां संजीव जीवा के शरीर को भेदते हुए आर पार हो गई, जिसका पोस्टमार्टम में भी जिक्र है। जरा सोचिए, जिस लड़के के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस हो और एक लड़की को घर से भगाने का केस दर्ज हो, उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को मौत की नींद सुला दिया। सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ था, कि किस तरीके से वारदात हुआ। आप वहां पर उस वक्त मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए। आपकी तबीयत अभी कैसी है? तबीयत ठीक, लाल मोहम्मद नाम है मेरा। कहाँ कहाँ आपको गोली लगी? ये पैर में लगी है, एक जगह लगी है और दूसरे पैर में एक जगह लग गई। पूरा मामला, जब संजीव पर हमला हुआ उस दौरान आप कहाँ थे? उस समय हम उनकी पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। आप मतलब बाराबंकी से यहाँ पहुँचे थे? नहीं। हाँ, हमारी ड्यूटी लगी थी उनकी पेशी कराने के लिए, तो हम लोग पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। और जैसे ही कोर्ट वाले गेट के पास पहुंचे, बस अचानक गोली चलने लगी। दरअसल पुलिस सुरक्षा में ही अतीक अशरफ जैसा कांड होने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया? कैसे जीवा पर कोर्ट के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चली? और कैसे पुलिस घेरे के बावजूद एक मासूम बच्ची को गोली लग गई? जो यहाँ मौजूद तमाम वर्दी वालों से, तमाम देशवासियों के सवाल हैं, लेकिन जवाब की उम्मीद शायद तनिक भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर फाइल्स पर बवाल और फिर केरला स्टोरी पर सवाल, और अब द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्मों पर बवाल की कहानी की अभी शुरुआत ही हुई है। अजमेर 92 के साथ साथ 72 होरे भी कतार में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों पर बनी कश्मीर फाइल्स की कामयाबी के बाद ऐसी फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। फिल्मों के जरिए इतिहास के कुछ काले पन्नों को पलटने के लिए बॉलीवुड में रेस लगी है। गैर मुस्लिम लड़कियों के धर्मांतरण, लव जिहाद और ISIS जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बनी द केरला स्टोरी पर बवाल भी खूब मचा और फिल्म ने कमाई भी खूब की। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में ना द केरला स्टोरी के समर्थकों की कमी है, न विरोधियों की। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली। द केरला स्टोरी के बाद अब अगले महीने 72 हूरें नजर आने वाली है। 72 हूरें एक फिल्म है जो 7 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। टीजर रिलीज होने के साथ ही फिल्म पर विवाद भी शुरू हो गया। टीजर में दिखाया गया है कि कैसे मासूम युवाओं को मरने के बाद 72 हूरों का सपना दिखाकर उनसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस फिल्म के टीजर में ओसामा बिन लादेन और अजमल कसाब की तस्वीरें दिखाकर कहा जा रहा है कि इन लोगों ने बेगुनाहों की जान ले ली। किस लिए? 72 हूरों के लिए। रिलीज से पहले इस फिल्म को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिल चुकी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे इस्लाम की छवि खराब करने वाली फिल्म बताकर विरोध कर रहे हैं। फिल्मों पर बवाल के बीच अगस्त में रिलीज हो सकती है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। फिल्म के निर्देशन को वेस्ट बंगाल पुलिस ने लीगल नोटिस दिया। आरोप है कि फिल्म के जरिए बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये फिल्म बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों पर आधारित बताई जा रही है, जिन्हें पश्चिम बंगाल में वोट के लिए बसाया गया और जिनकी वजह से हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। लेकिन सबसे सनसनीखेज फिल्म जो कतार में है उसका नाम है अजमेर 92। इस फिल्म को लेकर चारों तरफ बवाल मचता हुआ नजर आता है। ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में अजमेर दरगाह कांड या अजमेर रेप कांड का सच दिखाए जाने की बात है। अजमेर रेप कांड में 100 से ज्यादा लड़कियां इसकी शिकार हुई। बहरहाल कश्मीर फाइल्स द केरला स्टोरी पर बवाल के बाद अब द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, अजमेर 92 और 72 हूरें जल्द ही रिलीज होंगी। माना यह जा रहा है कि ये फिल्म अभी अच्छी कमाई कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और देखिए, अगर आपके बच्चे गेम खेलते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपके बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं ये देखना आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि तकनीक की इस दुनिया में बच्चों के भोले मन को प्यार से बहलाकर, दबाव डालकर कोई उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर कर रहा है। गेम के नाम पर धर्म परिवर्तन का एक लंबा खेल खेला जा रहा है। ऐसे गेम खेलने वाले बच्चों और आरोपी की चैटिंग वायरल हुई है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे बच्चों को नमाज पढ़ने और मुसलमान बनाने के लिए उकसाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। धर्मांतरण मामले में चैट हुआ वायरल। नमाज पढ़ने के लिए बनाता था दबाव। बच्चों के साथ ये कैसा खेल। जिहादियों का मिशन फेल। देश में कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी धर्मांतरण के नाम पर बड़ा रैकेट चल रहा था कि एक और जिहादी रैकेट ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। धर्म परिवर्तन वाला जिहादी गैंग अब आपके बच्चों पर धर्मांतरण का घटिया गेम खेल रहा है। जो बच्चे मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं उनके सामने धर्म बदलने को मजबूर कर देने वाला गेम दिया जा रहा है। नमाज पढ़ने, अल्लाह को मानने जैसे काम करने पर जीत की गारंटी बताई जाती है और ऐसा करने पर वो सच में जीत भी जाता है। जीत के पीछे तकनीक है, लेकिन बच्चे जीतने के लिए लगातार नमाज पढ़ने लगते हैं। इस मामले में अब एक्शन शुरू हो चुका है। आरोपी पकड़े जा रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में अब नई जानकारी सामने आ रही है। आरोपी और कुछ पीड़ितों के बीच हुई चैटिंग अब वायरल हो रही है। इस चैट में जो अब बात सामने आ रही है उससे हर कोई हैरान है। ऐप यूजर्स को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। गाजियाबाद से अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुका है और मुंबई से शहनवाज उर्फ बद्दू फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच हुए व्हाट्सएप चैट ने जिहादियों की मंशा को सबके सामने ला दिया है। अब्दुल रहमान चैटिंग ग्रुप में बच्चों से धर्म परिवर्तन के लिए कहता था, भड़काऊ वीडियो भेजकर उकसाता था, अल्लाह को याद करने को कहता था, अल्लाह को याद करने के नाम पर डराया धमकाया जाता था। ऐसा नहीं करने पर गुनाह बताता था, एक दिन हिसाब किताब होगा ऐसा कहकर धमकाया जाता था। इतना ही नहीं, चैट में आरोपी की बात मान लेने और आपत्तिजनक वीडियो देखने पर जन्नत मिलने का सपना दिखाया जाता था। आरोपी पीड़ित बच्चों से पूछता था कि आयत की कितने सूरह याद किए, याद क्यों नहीं किया, बहाना नहीं चलेगा। आरोपी कहता है कि नमाज मिस नहीं करनी है, नमाज छोड़ना मतलब तुम नॉन मुस्लिम हो, गंदे लोग हो, जब तक टाइम पर नमाज पढ़ रहे तभी तक तुम मुस्लिम हो। नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए गेमिंग ऐप के जरिए गहरी और सोची समझी साजिश रची जा रही थी, लेकिन अब इसका खुलासा हो चुका है। देश की जांच एजेंसी धर्मांतरण के इस जिहादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है। भारत को 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 पेजेंट के लिए मेजबान देश के रूप में चुना गया है और इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होगा। उत्तर प्रदेश उसका आकर्षण का केंद्र होगा। जी हां, वाराणसी और आगरा में कई जगह पर रैंप वॉक होगी और सौंदर्य प्रतियोगिता में 140 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा करते हुए बताया है कि नवंबर-दिसंबर 2023 में होने वाले ग्रैंड फिनाले से एक महीने पहले प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कई राउंड होंगे। 130 से ज्यादा देशों के प्रतियोगी अपनी अनूठी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और करुणा का प्रदर्शन करने के लिए भारत में इकट्ठा होंगे। 28 दिन में अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन किया जाना है। It's my second time here, as you mentioned, but I already feel like I'm home, you know, and having in mind that I will come back here so many more times keeps me excited.
I'm super excited. I've been waiting for a very long time, and the fact that I will be the host delegate welcoming all the countries across the world to India to show what India stands for, what India has for them, and the food that we offer to everyone. I'm super excited. Really looking forward to it. Indian families, Indian people, with all those nations together for 1 month. I think that it's going to be like home for 1 month for all those young ladies, and the Indian spirit, the kindness, they will love it, and that's what we need to put across. Come to India, enjoy India, tour at India, just see the different spices, the different attitudes, the different foods. और अब बात बाबा बागेश्वर की करते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि वो सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे। शास्त्री ने कहा कि दाखिला स्टोरी में फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है, बच्चों को पता नहीं है, उसी को लेकर मैं सनातन धर्म पर छोटी किताब लिखूंगा और सभी स्कूलों में इसे भेजा जाएगा। जाएंगे बेंगलुरु में हमारी कथा है 13 और 14 की, वहां फिर 2-3 दिन हम पुस्तक लिखने के लिए जाएंगे एक जगह, कि हम एक पुस्तक लिख रहे हैं। हाँ, बता दें आप लोगों को, एक किताब लिख रहे हैं जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है, और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, तो हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचवाया जाएगा। और नेता प्रतिपक्ष